हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म बायोबडी। तो आज हमारा शॉर्ट नोट्स सेशन है। क्या स्पेशल चीज़ है शॉर्ट नोट सेशंस के बारे में? बेसिकली हम पहले ही बात कर चुके हैं कि शॉर्ट नोट सेशन में हम एनसीईआरटी की रीडिंग कर रहे होंगे और एनसीईआरटी के रीडिंग में कुछ ऐसे पार्ट्स निकालेंगे, कुछ ऐसे नोट्स जो एनसीईआरटी के अंदर छुपे हुए हैं उसको डिकोड करके साइड पर लिखेंगे। मतलब जो एनसीईआरटी के साइड पे तुम्हें स्पेस मिलती है ना, तुम भी अपनी एनसीईआरटी में वही लिखोगे और इस तरीके से हम पूरी की पूरी एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेंगे उन शॉर्ट नोट्स के थ्रू और रिविजन भी कर लेंगे। हाँ जी, कुछ ऐसे पार्ट्स को इस सीक्वेंस में लिखेंगे, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगी उन पार्ट्स की और हम अच्छे से रिवाइज करते हुए चलेंगे एनसीईआरटी को। हाँ जी, तो आज हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का शॉर्ट नोट सेशन है। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, तो हम रीडिंग करेंगे एनसीईआरटी की, देन यहाँ पे मैं शॉर्ट नोट्स लिख के आई हूँ, तुम भी अपनी एनसीईआरटी में साइड पर लिख लेना। ओके, सो व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। जब हम आसपास देखते हैं तो हमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो बोला गया है एनसीईआरटी में, इस लाइन में बोल रहे हैं कि ऐसे क्या चीज़ है, ऐसे क्या सब्सटेंस है, ऐसा कुछ क्या है जो कि एक लिविंग को लिविंग बना रहा है, एक नॉन लिविंग थिंग को नॉन लिविंग बना रहा है। मतलब एक क्या डिफरेंस है दोनों में, तो उसको बोला गया है सेल। अगर कोई लिविंग थिंग है तो उसके अंदर सेल प्रेजेंट होना ज़रूरी है और होता है। ठीक है, अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है तो वो नॉन सेलुलर होगी। ओके, तो इसीलिए बोला गया है अगर कोई लिविंग थिंग है तो उसके अंदर सेल होगा और अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है तो उसके अंदर सेल प्रेजेंट नहीं होगा। इससे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग में। हाँ जी, फिर उसके बाद बोला गया है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, एक सेल से बने हो सकते हैं, और कुछ हो सकते हैं जो कि बहुत सारे सेल से बने हो सकते हैं, मतलब मोर देन वन सेल से बने हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम हैं, हम बहुत सारे सेल से बने हुए हैं, हम एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। हमारे एक सभी सेल्स को पता है कि तुम्हारा क्या फंक्शन है, तुम्हारा क्या फंक्शन है। हाँ जी, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर दिया हुआ है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। अब सिंपल सी बात है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब एक सेल है। अगर एक सेल है तो उसको पता है कि मुझे किस तरीके से जीना है और अकेला कैसे जीना है। ठीक है, उसके पास कोई और है तो नहीं, और उसको ये भी पता है कि मैं अकेला जीते जीते खुद के जो भी फंक्शंस हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, मुझे किस तरीके से करना है। तो मुझे सब कुछ पता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को पता है सब कुछ। ठीक है जी, तो इसलिए बोला गया है कि वो केपेबल होते हैं, उनमें इतनी क्षमता है कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं और अपने लाइफ के एसेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लाइन को हम इस तरीके से लिख लेंगे यहाँ पर। हाँ जी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। हाँ जी, ठीक है जी, ओके। इस लाइन को यहाँ पर लिख लेंगे। मैं पीडीएफ के फॉर्म में इसको प्रोवाइड कर दूंगी। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा बायोबडी का, तो उसको ज्वाइन कर लेना, कमेंट्स में मिल जाएगा लिंक। ठीक है, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डजंट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। जब तक हमें एक सेल का पता नहीं लग जाता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम नहीं कह सकते उसको। अगर किसी चीज़ में सेल है तो ही हम उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं। ठीक है, तो हेंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहला सेल किसने देखा? एंटोनी वॉन लियोनहॉक ने। इन्होंने एक लिविंग सेल को देखा सबसे पहले। पॉन्ड वाटर में इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया था इन्होंने बेसिकली, तो ऑब्वियसली क्यूरोसिटी के चलते हुए अपने ही माइक्रोस्कोप से देख रहे थे ऑर्गेनिजम्स को, तो इन्होंने देखा पानी में कि एक लिविंग मतलब मूविंग चीज़ चल रही है, मूव कर रही है एक चीज़। ठीक है, तो उनके बाद उन्होंने डिस्क्राइब किया कि एक तो जिंदा सेल है ये तो एक। ठीक है, तो एंटोनी वॉन लियोनहॉक ने फर्स्ट सो एंड डिस्क्राइब्ड अ लिविंग सेल। फिर रॉबर्ट ब्राउन आए। रॉबर्ट ब्राउन ने और भी अंदर झांक के देखा सेल के। तो रॉबर्ट ब्राउन ने देखा कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सेल को कंट्रोल कर रहा है, उसको बोला गया है न्यूक्लियस। हाँ जी, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस। इस लाइंस को इस तरीके से लिख लेंगे हम। हाँ जी, यहाँ एंटोनी वॉन लियोनहॉक, इन्होंने सबसे पहले देखा एक जिंदा सेल और उसको डिस्क्राइब किया। फिर रॉबर्ट ब्राउन साहब आए। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस। हाँ जी, फिर आते हैं हम सेल थ्योरी पे। कोई भी चीज़ आती है मार्केट में तो उसकी थ्योरीज आती हैं बहुत सारी कि भाई कैसे आया, कहाँ से बना, क्या इसकी कॉम्पोजिशन है, सब कुछ। तो उसके लिए थ्योरीज आती हैं, अलग अलग थ्योरीज आई जो मोस्ट एक्सेप्टेबल होती है, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इन 1838 मैथियस स्क्लिडन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट क्या हुआ? जो कि स्टडी कर रहा है बॉटनी की, मतलब प्लांट्स की। ठीक है, तो अगर हम बात करें, उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को देखा और एक
ऑब्जर्वेशन दी कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच फॉर्म टिश्यूज। बहुत जो प्लांट्स हैं वो अलग अलग सेल्स के बने होते हैं और सेल्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है, टिश्यू बोला जाता है। हाँ जी, फिर टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारे इन्होंने बोला कि सेल से टिश्यू बनता है, मतलब ग्रुप करके टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, उसी टाइम पे एक साल बाद 1839 में श्वान साहब आए। श्वान साहब ने कहा, श्वान साहब कौन थे? श्वान साहब एक जर्मन जूलॉजिस्ट श्वान साहब एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट क्या होता है? जो एनिमल्स की स्टडी कर रहा है। हाँ जी, तो एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारे अलग अलग एनिमल सेल्स की स्टडी की और कहा कि एनिमल सेल्स को एक बाउंड्री प्रोवाइडेड होती है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थिन आउटर लेयर है उनके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अगर मान लो ये प्लांट सेल्स की स्टडी कर रहे होते तो इनको क्या सबसे ऊपर सबसे बाहर क्या तो इनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखती? नहीं दिखती। ये एनिमल सेल्स की स्टडी कर रहे थे इसीलिए इनको सबसे बाहर क्या दिखी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट प्लांट सेल्स में इन्होंने कहा कि अगर इन्होंने देखा, मतलब जब ये एनिमल सेल्स की स्टडी कर रहे होंगे तो इन क्यूरियोसिटी के चलते इन्होंने देखा होगा कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में क्या क्या डिफरेंस है। तो इन्होंने प्लांट सेल को भी उठाया और देखा कि अरे यार, प्लांट सेल के बाहर तो एक मेम्ब्रेन है, एक और स्ट्रक्चर है जिसको बोला गया है सेल वॉल। फिर आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वैसे एनिमल सेल्स और प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है, बट अगर मैं बात करूँ प्लांट सेल की तो प्लांट सेल में एक बाहर स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होता है जो प्लांट सेल्स को बर्स्टिंग से कोलैप्सिंग से एक शेप प्रोवाइड करता है, बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग से बचाता है। ठीक है जी, ऑब्वियसली यार हमें फ्लेक्सिबल रहना है, हमें लोकोमोशन करना है, तो नॉर्मल मेरे को चाहिए कि मैं जैसी हूँ मतलब एक नॉर्मल फ्लेक्सिबल रहूँ। बट प्लांट सेल्स हैं, प्लांट सेल्स को भाई टिक के एक जगह पर स्टिफ बन के रहना है, तो उनको सेल वॉल की ज़रूरत है। ठीक है, उनको स्ट्रॉन्ग बन के रहना है, हमें फ्लेक्सिबल रहना है, तो हमें एनिमल सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही पाई जाती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, उसके बाद श्वान साहब ने एक हाइपोथेसिस भी दी कि ऑल ऑर्गेनिजम्स मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स की बॉडी बनी होती है सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स से। बेसिकली ये हाइपोथेसिस दी कि श्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट द बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। हाँ जी, ठीक है, तो इन्होंने कुल मिला के कितनी चीज़ें दी? एनिमल सेल्स के बारे में बताया कि एनिमल सेल्स होते हैं, और उसके बाद बताया कि थिन आउटर लेयर मतलब होती है एनिमल सेल्स पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर प्लांट सेल्स में बताया कि प्लांट सेल्स में एक बाहरी परत होती है जो एनिमल सेल्स में नहीं प्रेजेंट होती है, उसको बोला जाता है सेल वॉल। फिर उन्होंने हाइपोथेसिस दी कि ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, फिर यहाँ पर हम इस तरीके से इसको भी लिख लेंगे। हाँ जी, इस तरीके से लिख लेंगे, 1839 में पॉज करके लिख लेना है। मैथियस क्लेडेनाइट जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने प्लांट्स के बारे में बोला कि मेड अप ऑफ डिफरेंट सेल्स। ऐसे ही लिखेंगे लाइंस, ठीक है, ऐसे पूरा पोथियाँ नहीं लिखनी है। मेड अप ऑफ डिफरेंट सेल्स, सेल से बन जाते हैं टिश्यू, दैट्स इट। इतनी ही लिखने हैं इस क्लेडन साहब के बारे में। ठीक है, बाकी ईयर वगैरह और ये क्या है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, फिर आए हमारे श्वान साहब। श्वान साहब ने बोला एनिमल सेल्स में होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल होती है प्लांट सेल्स में। ठीक है, और हाइपोथेसिस दी कि एनिमल और प्लांट्स की बॉडी कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट, उसके सेल्स और उसके प्रोडक्ट्स क्या हुए हमारे पास? टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, तो ये सेल्स और उसके प्रोडक्ट हुए। ठीक है, फिर सेल थ्योरी की बात करें तो ऑल आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स बोल सकते हैं। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। बेसिकली ना सेल थ्योरी पहले इतनी सी ही आई थी, सेल थ्योरी सिर्फ इतना ही आया था कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ठीक है, जब श्वान और स्लीडन ने दी थी। ठीक है, बट एक ड्रॉबैक भी रहा, क्योंकि पढ़ते हैं ड्रॉबैक के बारे में। हाँ जी, ड्रॉबैक क्या था कि हमें ये पता ही नहीं, जो नए सेल्स आ रहे हैं, ये जो सेल्स हैं वो आते कहाँ से हैं, वो बनते कैसे हैं, हमें ये तो पता ही नहीं था। तो ये ड्रॉबैक रहा, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर हमें ये पता लग गया है कि एक चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, बट अगर उसकी थ्योरी बना रहे हैं तो थ्योरी में ये भी होना चाहिए कि वो चीज़ आई कहाँ से है। ठीक है, उसका ओरिजिन क्या है। तो इन्होंने इसको प्रूव करने के लिए आए रुडोल्फ वर्चू साहब। इसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन आए? रुडोल्फ वर्चू। 1855 में इन्होंने बोला ओमनीज सेलुला ई सेलुला। ये याद रखना है कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं ना, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे होते हैं सेल्स, उनसे ही नए सेल्स बनते हैं। हाँ जी, तो फिर एक नया रूप आया
हमारी किसका सेल थ्योरी का फॉर्मुलेटेड की सेल थ्योरी को श्वान और स्लेडन नहीं दी। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लिख लेंगे। हाँ जी, ये थोड़ा सा रुडोल्फ जी के बारे में लिख के फिर हम सेल थ्योरी के बारे में लिख लेंगे साइड पे। ठीक है, पॉज करके लिख लेंगे। ओके, बाकी आई प्रोवाइड यू अ PDF। हाँ जी, अब हम बात करते हैं यहाँ पर ओवरव्यू में। जो हमें ओवरव्यू में यार सिंपल सी बात है, क्या लिख रखा है, मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है। ठीक है, ह्यूमन चीक सेल और अनियन सेल में क्या डिफरेंस है? ह्यूमन चीक सेल में क्या होता है कि हमें बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखेगी, अगर अनियन सेल देखूंगी तो उसके अंदर सेल वॉल दिखेगी। तो इतना लिख रखा है ओवरव्यू में, तो इतनी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ये चीज़ कि किसका कितना साइज होता है, ये चीज़ें याद रखने वाली हैं। पहले हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद इसको लिख लेंगे। हाँ जी, तो यू हैव earlier observed cells in an onion pit or human cheek cells under the microscope. Let us recollect their structure. अनियन सेल जो कि एक प्लांट सेल है तो उसके बाहर सेल वॉल होगी। हाँ जी, और अगर एक ह्यूमन चीक सेल लिया तो उसके बाहर क्या होगी, आउटर मेम्ब्रेन क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। ठीक है जी, उसके बाद बोलते हैं एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम्स विच इन टर्न कंटेन जेनेटिक मटेरियल DNA। हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, DNA है। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स, और जिनके पास नहीं होता है उसको प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म क्या है, जहाँ पर सेलुलर रिएक्शंस चलती हैं। हाँ जी, सेलुलर एक्टिविटीज चलती हैं सेल को जिंदा रखने के लिए, सेल को लिविंग स्टेट में रखने के लिए। ठीक है, न्यूक्लियस के बाद देखें तो और भी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं यूकैरियोटिक सेल में। देखो, प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, बट यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हो सकती है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड भी होती है। ठीक है जी, बट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज सिर्फ यूकैरियोटिक सेल का फीचर है। ओके, तो इन्होंने बोला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। हाँ जी, ठीक है जी, तो है राइबोसोम्स हैं जो वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। राइबोसोम्स क्या हैं, हम हाईलाइट करते हुए चलते हैं चीज़ों को। हाँ जी, राइबोसोम्स क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। ठीक है, किसमें, बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। ठीक है, विद इन द सेल राइबोसोम्स सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम्स लग जाएंगे जिससे उसका एक रफ सा अपीयरेंस आने लग जाएगा, उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये क्लोरोप्लास्ट में मिल सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में मिल सकते हैं एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिल सकते हैं। डन। ठीक है, एनिमल सेल्स के पास क्या प्रेजेंट है, सेंट्रोजोम प्रेजेंट है जो कि एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, बट ये प्लांट सेल्स में नहीं प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोट्स में भी नहीं प्रेजेंट होता है। समझ रहे हो? ठीक है जी, तो ये था सेंट्रोजोम के बारे में। तो इस तरीके से हम यहाँ ऊपर ये वाली चीज़ जो है, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। माइकोप्लाज्मा का साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर, PPLO 0.1 माइक्रोमीटर। PPLO माइकोप्लाज्मा को ही बोलते हैं। बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर, टिपिकल बैक्टीरिया 1 to 2 माइक्रोमीटर, यूकैरियोटिक सेल 10 to 20 माइक्रोमीटर, वायरसेस 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर, RBC 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। हाँ जी, राइबोसोम्स के बारे में लिखा है कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में। बाकी इतनी चीज़ है कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, जब हम वो पढ़ रहे होंगे तब वहीं ये कवर कर देंगे कि राइबोसोम्स प्रेजेंट है। सेंट्रोजोम की बात करें, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, नॉट इन प्लांट सेल्स एंड प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो प्लांट सेल्स में नहीं होती है और प्रोकैरियोट्स में तो कहीं हो जाएंगी। ठीक है, चाहे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है बट फिर भी नहीं होती है प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, उसके बाद सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज़। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटे होते हैं 0.3 माइक्रोमीटर, पता लग ही रहा है हमें देख के साइज। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पेज। तो अब ये जो चीज़ें हैं, ये RBC का शेप क्या होता है ये हम NCERT से ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम यहीं पढ़ेंगे। ठीक है, RBC का शेप क्या है इसको हम ऐसे ही पढ़ रहे होंगे। डन। यहाँ से जब तुम रिवाइज कर रहे होगे चैप्टर को तो ऐसे पेज पलटेंगे और रिवाइज चैप्टर। तो RBC वाइट ब्लड सेल्स, एमीबॉइड, ये राउंड एंड बाइकॉनकेव, कॉलमिनार एपिथेलियल सेल लॉन्ग एंड नैरो, नर्व सेल की बात करें तो ब्रांच एंड लॉन्ग, अट्रैकीड इलोंगेटेड एंड मीजोफिल सेल्स राउंड एंड ओवल।
ठीक है। आरबीसी क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन का, हाँ ये चीज़ लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, हाँ जी। वाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं, डिफेंस, वाइट ब्लड सेल्स डिफेंस करती हैं। कोलुमिनर एपिथेलियल सेल्स एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं इनकी, तो ये कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स बोल सकते हैं, ये कंडक्शन ऑफ सिग्नल बोल सकते हैं, कंडक्शन ऑफ सिग्नल, ठीक है, कंडक्शन ऑफ सिग्नल करते हैं। ट्रैकीड की बात करें तो वाटर का कंडक्शन, H2O कंडक्शन, H2O कंडक्शन, ओके, ठीक है, वाटर कंजक्शन। और ये मीजोफिल सेल्स में फोटोसिंथेसिस, मतलब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है ना यहाँ पर, तो फोटोसिंथेसिस, हाँ जी, ओके डन, ठीक है। तो मीजोफिल सेल में फोटोसिंथेसिस होती है, तो मीजोफिल सेल्स में फोटोसिंथेसिस, डन। अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो हमने शेप्स के बारे में पता कर लिया, और बोला गया है कि ऑस्ट्रिच का एग, ऑस्ट्रिच का अंडा, हाँ जी, ऑस्ट्रिच का अंडा जो होता है वो सबसे बड़ा सेल है अभी तक का, सबसे लार्जेस्ट सेल जो हमने देखा है। इसके बारे में भी लिख लेते हैं, ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग, लार्जेस्ट सिंगल सेल, हाँ जी, लार्जेस्ट सिंगल सेल, हाँ जी, ठीक है। तो ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है, ठीक है। फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स पे आ जाते हैं। तो बोला गया है प्रोकैरियोटिक सेल्स बैक्टीरिया हो सकते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, तो ये चीज़ें इसमें लिखने वाली नहीं थी, ठीक है, क्योंकि हमें ऑब्वियसली यार ये चीज़ें याद रहती हैं कि बैक्टीरियल सेल्स क्या क्या हैं। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल्स। ऑब्वियसली एक सिंगल चीज़ है, उसको कटना है और 2 सेल्स में डिवाइड हो जाना है, बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हम ही देख लो यार, इतनी ज़्यादा टाइम लगता है एक प्रोजनी को बनाने में, ठीक है। दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज, बट 4 बेसिक शेप्स के बारे में बताया गया है एनसीईआरटी ने, कोकस स्फेरिकल, बैसिलस रॉड लाइक, विब्रियो कोमा एंड स्पेरिलियम स्पाइरल, ठीक है। तो कोकस गोल है, स्फेरिकल है, ठीक है, बैसिलस रॉड लाइक है, ठीक है, बैसिलस रॉड लाइक है। विब्रियो की बात करें तो कोमा शेप्ड है, स्पेरिलियम स्पाइरल है, नॉर्मल, ठीक है। बट बोलते हैं कि द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोट एग्जिबिट अ वाइड वेराइटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। वही नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है, वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सब कुछ वही प्रेजेंट है, बट कहते हैं कि अगर ये शेप्स अलग हो सकती है, ठीक है, बट बाकी फंडामेंटली वही बेसिस है। डन, ठीक है, तो इस तरीके से लिख लेंगे, ओके। फिर प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। ये लाइन को लिख लेंगे, सेल वॉल एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है माइकोप्लाज्मा में, प्रोकैरियोट्स में होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की सेल वॉल होती है, ठीक है, बट अगर मैं बात करूँ तो एब्सेंट होती है माइकोप्लाज्मा में। फिर जीनोमिक डीएनए के बारे में बताया हुआ है, द जेनेटिक मटीरियल is basically naked, not enveloped by nuclear membrane. In addition to the genomic DNA, the single chromosome circular DNA होता है, ठीक है, सबको याद हो गया है, सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए, ठीक है। लीनियर डीएनए यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, तो जीनोमिक डीएनए क्या है, सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए, ठीक है। वही एक और डीएनए प्रेजेंट होता है प्लाज्मिड, जो कि यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स प्रोवाइड करता है सेल को, ठीक है। फिनोटाइपिक क्या हो गया, बाहरी, मतलब बाहरी कुछ ऐसे दिखना, जो दिखता है बाहर, उसको बोला जाता है फिनोटाइप्स, ठीक है। जीनोटाइप्स मतलब अंदर के जीन्स जो कंट्रोल करते हैं, यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स टू सेल, हाँ जी। सेल एनवेलप की बात की जाए फिर, नहीं रुको, हाँ, द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स टू सच बैक्टीरिया, वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, ठीक है। उसके बाद हम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ चुके हैं वैसे लेक्चर में डिटेलिंग, बट यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो हम नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नो ऑर्गेनेलीज लाइक द वन इन यूकैरियोट आर फाउंड इन प्रोकैरियोट एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स। राइबोसोम्स यूकैरियोट प्रोकैरियोट दोनों में प्रेजेंट होते हैं।
प्रोकैरियोट हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, मीजोजोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि इनफोल्डिंग्स है सेल मेम्ब्रेन की, हाँ जी, इनफोल्डिंग्स होती हैं सेल मेम्ब्रेन की प्रोकैरियोट्स में, मीजोजोम्स, ठीक है। अब हम सेल एनवेलप के बारे में बात करते हैं। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल्स हैव केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप, ठीक है, केमिकली कॉम्प्लेक्स है, हाँ जी, केमिकली कॉम्प्लेक्स कैसे है, 3 लेयर्स प्रेजेंट है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब तीनों में कुछ ना कुछ अलग अलग कॉम्पोजिशन है, तो केमिकली कॉम्प्लेक्स तो हुई ना, सिंपल सी बात है। ऐसे तो है नहीं तीनों की कॉम्पोजिशन सेम है और तीनों साथ में मिल चुकी है, नहीं, तीनों अलग अलग हैं। बट अगर हम ऊपर से ऐसे माइक्रोस्कोप में देख रहे हो तो मैं तीन ऐसे दिख रहा है कि एक सिंगल यूनिट प्रेजेंट है, बट तीनों अलग अलग हैं, तीनों की अलग अलग कॉम्पोजिशन है, ठीक है। सेल वॉल किसी और चीज़ से बनी हुई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी और चीज़ से बनी हुई है, ग्लाइकोकैलिक्स किसी और चीज़ से बनी हुई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड से बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है। अगर सेल वॉल की बात करें तो सेलुलोज से बनी हुई है, ग्लाइकोकैलिक्स की बात करें तो पॉलीसेकेराइड से बनी हुई है, ठीक है। तो अलग अलग कॉम्पोजिशन है, इसीलिए बोलते हैं केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप, ठीक है। सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ अ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, बाहर फिर सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये आउटर टू इनर वाला था, ठीक है। उसके बाद सभी लेयर्स का अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन द सेल एनवेलप, तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव सबको याद रहने वाला है कि जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, बेसिकली ग्राम पॉजिटिव क्या हो गए, जो कि स्टेन ले लेंगे सेल वॉल पर, और ग्राम नेगेटिव क्या हो गए कि जो स्टेन नहीं ले पाएंगे सेल वॉल, जिनकी सेल वॉल पतली होगी, जो स्टेन रिटेन नहीं कर पाएगी, ठीक है जी। तो सेल एनवेलप के बेसिस पर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव होता है, ओके। उसके बाद ग्लाइकोकैलिक्स की बात करें तो कॉम्पोजिशन और थिकनेस के डिफरेंस है, मतलब बेसिकली डिफर्स इन कॉम्पोजिशन एंड थिकनेस। कैसे, एक होता है कैप्सूल और एक है स्लाइम लेयर, ठीक है। कैप्सूल हो सकती है और एक हो सकता है स्लाइम लेयर, ठीक है। कैप्सूल क्या है, टफ और थिक है, स्लाइम लेयर क्या होगी, लूज होगी, अटैचमेंट में काम आ जाएगी, एक स्टिकीनेस प्रोवाइड करेगी किसी सरफेस से, ठीक है। कैप्सूल क्या है, थिक है, ठीक है। द सेल वॉल्स डिटरमाइन द शेप ऑफ सेल एंड प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग, ठीक है। मान लो सेल के अंदर बहुत पानी भर गया है, अब पानी बाहर ऐसे ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो फट जाएगी आराम से, ठीक है, बहुत सारा पानी भर गया, बहुत ही ज़्यादा पानी भर गया, ऐसी कंडीशन हो गई, तो सेल वॉल बचाएगी सेल को, उसकी शेप मेंटेन करके रखेगी, ठीक है जी, ओके। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, किसी किसी को आने देगी, किसी किसी को नहीं आने देगी, ठीक है। जैसे कि लिपिड की चीज़ें होंगी तो उनको आराम से आने देगी, पर पानी की चीज़ें आ गई तो भाई खत्म है, ठीक है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, ठीक है। और इंटरैक्ट करती है बाहर के वर्ल्ड से, ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, जो हमारा गेट लगा हुआ है उसके एक तो अंदर वाला वर्ल्ड है, मतलब हमारा घर है, ठीक है, उसके बाहर क्या है, जो भी बाहर की, तो बाहर के वर्ल्ड से कौन इंटरैक्ट कर रहा है, हमारा गेट कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वही ये काम कर रही है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी एक आउटर कवरिंग है, तो बाहर के वर्ल्ड से भी इंटरैक्ट कर रही है, मतलब जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है उससे अंदर भी इंटरैक्ट कर रही है, जो बाहर का फ्लूइड है सेल के उससे भी इंटरैक्ट कर रही है, ठीक है जी। अब मीजोजोम्स के बारे में बात करते हैं, उससे पहले लिख लेंगे जो भी ये चीज़ें थी। तो बोला गया सेल वॉल एब्सेंट होती है माइटोप्लाज्मा में, जीनोमिक डीएनए नेक्ड होता है, सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए, सेल एनवेलप ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स, स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मिड यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर टू द सेल। मीजोजोम्स क्या है, यहीं पे कवर करते हैं। इनफोल्डिंग्स हैं सेल मेम्ब्रेन की इस तरीके से, ऐसे, ओके, ठीक है। वेसिकल्स, टिब्यूल्स एंड लेमिले, वेसिकल्स क्या हो गए इस तरीके से, टिब्यूल्स इस तरीके से हो गए, और लेमिले कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हो गया, डन, ठीक है। फिर सेल वॉल फॉर्मेशन करता है ये, सेल डिवीजन करता है ये, रेस्पायरेशन में हेल्प करता है, बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया से कंपेयर किया जाता है, इसको याद है, हमारी यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होती है जो रेस्पायरेशन कर रहा होता है, बट प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है, मीजोजोम्स प्रेजेंट है। इंक्रीज सरफेस एरिया एंड एंजाइम्स, मतलब सरफेस एरिया यार ऐसे जा रहा है तो इस सरफेस एरिया इंक्रीज ही हुआ, और यहाँ पर एंजाइम्स भी प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो इंक्रीज करवाता है। सेल वॉल फॉर्मेशन क्या, सेप्टा बनवा कर करवा रहा है, मतलब जब सेल डिवाइड कर रहा है तो ये सेप्टा बनवा देता है, सेप्टा क्या हुआ, एक दीवार सी हो गई, ठीक है, जिससे सेल जब डिवाइड करता है तो एक सेप्टा बन जाता है, 2 सेल्स में कट जाता है, सेल वॉल की फॉर्मेशन भी हो जाती है, ठीक है। तो सेल डिवीजन कर सकता है, सेल वॉल फॉर्मेशन कर सकता है, रेस्पायरेशन की एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं, सिक्रीशन करवाता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है, सिक्रीट करवा सकता है कुछ भी, इंक्रीज सरफेस एरिया एंड एंजाइम्स, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करें और चीज़ों की, इन साइनोबैक्टीरिया क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। साइनोबैक्टीरिया क्या है, नोस्टोक, एनाबिना, स्पेरुलिना, ठीक है, ऑसिलेटेरिया,
ठीक है। तो क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कंटेन करते हैं पिगमेंट्स। पिगमेंट्स किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए हो सकते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के लिए पिगमेंट्स हो सकते हैं और भी कामों के लिए हो सकते हैं। तो कंटेन्स पिगमेंट्स, ठीक है जी, कंटेन्स पिगमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ओके, साइनोबैक्टीरिया क्या है? हमारे जो पहले ऑर्गेनिजम्स थे जिन्होंने ऑक्सीजन इवॉल्व की थी पहली बार, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को बोला जाता है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है जी। तो इन्होंने बोला गया है स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज द मेसोसोम विच इज फाउंड बाय द एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू द सेल। वेसिकल्स हम यहाँ बना लेते हैं, रुको, वेसिकल्स, टिब्यूल्स, तुम भी बना लेना अपने एनसीईआरटी में, लेमिले, ठीक है, इस तरीके की लेमिले प्रेजेंट हो सकते हैं। डन? हाँ जी, इस याद रखने में ज़्यादा हेल्प करेंगे ये चीज़ें कि ऐसा था, अच्छा याद आ जाएगा ऐसे। बाकी या तो ये नाम रखने पड़ेंगे, वेसिकल्स, टिब्यूल्स एंड लेमिले, ठीक है। फिर आता है हमारे पास ये इसके फंक्शंस, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स, मतलब डीएनए का रेप्लिकेट किया, वही सेल डिवीजन कर पाता है, तो डीएनए रेप्लिकेशन करनी पड़ेगी पहले सेल डिवीजन करवानी है तो। हेल्प इन रेस्पिरेशन, सिक्रीशन प्रोसेसेस टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया of the plasma membrane and enzymatic content. Prokaryotes like cyanobacteria, there are other membranous extensions into cytoplasm called chromatophores and contains pigments, ठीक है जी। उसके बाद कहते हैं सरफेस स्ट्रक्चर्स के बारे में। सरफेस स्ट्रक्चर्स एक हो सकते हैं जो कि मोटिलिटी में हेल्प कर रहे हैं, एक हो सकते हैं नॉर्मल सरफेस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है किसी चीज़ से अटैचमेंट में, वैसे हेल्प कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूँ तो बैक्टीरियल सेल्स में जो मोटिलिटी में हेल्प कर रहे हैं वो हो सकते हैं फ्लैजिला, फ्लैजिला, हाँ जी, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है जो कि मोटिलिटी में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है सेल की, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ प्रोकैरियोटिक सेल में जो सरफेस स्ट्रक्चर्स हैं किसी चीज़ से अटैचमेंट के लिए लगे हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो पिलाए और फिम्ब्रियाए होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ जो बैक्टीरियल फ्लैजिला है वो सेल वॉल का एक्सटेंशन है, ऑब्वियसली यार, जो बैक्टीरिया है उसके बाहर की कवरिंग कौन सी है? सेल वॉल है। जो हमारा एनिमल सेल है, एनिमल सेल में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है तो उसमें सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं है, तो एक्सटेंशन किसका होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ बैक्टीरियल, ठीक है, बैक्टीरिया शो आर रेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। मान लो एक बैक्टीरियल सेल है, अलग बैक्टीरियल सेल है, तो एक बैक्टीरियल सेल में मान लो एक फ्लैजिला प्रेजेंट है, दूसरी में 3-4 भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इफ हम बात करें तो स्ट्रक्चर्स होते हैं फ्लैजिला का, हाँ जी। तो फ्लैजिला में प्रेजेंट होता है फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। ये प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला की बात करें, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। मान लो ये सेल वॉल है, इसके अंदर एम्बेडेड क्या है? बेसल बॉडी, इसके अंदर हुक जुड़ा हुआ है जिससे ये फिलामेंट से जुड़ी हुई है। अरे यार, जो इससे ये हुक है, ये बेसल बॉडी हो गई, ये सेल वॉल हो गई, ठीक है। ठीक है जी, इस तरीके से फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी होती है। फिलामेंट बोलते हैं लॉन्गेस्ट पोर्शन है जो कि एक्सटेंड करता है बाहर की तरफ। ओके, इतना था फ्लैजिला के बारे में। फिर अगर मैं बात करूँ पिलाए एंड फिम्ब्रियाए की, पिलाए होती है इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन जिसको बोला जाता है पिलाइन प्रोटीन, नॉर्मल, ठीक है, पिलाइन प्रोटीन, ठीक है। फिम्ब्रियाए की बात करूँ तो फिम्ब्रियाए एक ब्रिसल लाइक, ब्रश देखा होगा सबने, ब्रिसल लाइक अपीयरेंस होती है जो कि अटैचमेंट में काम करती है, ठीक है। लिख लेंगे इसको शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में। तो फ्लैजिला बोला गया है फिलामेंट, मोटिलिटी में काम कर रहा है, हुक एंड बेसल बॉडी प्रेजेंट होती है। मोटिलिटी में काम नहीं कर रहे हैं बट अटैचमेंट का काम कर रहे हैं पिलाए, पिलाए है जो कि एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, और फिम्ब्रियाए ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। ये था हमारा पिलाए, फिम्ब्रियाए और फ्लैजिला के बारे में, ठीक है, सरफेस स्ट्रक्चर्स। फिर हम बात करेंगे राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स के लिए अभी इतने प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स के बारे में मतलब नॉर्मली 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर साइज होता है, ठीक है जी। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, एसोसिएटेड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स 50 एंड 30S जो मिलकर बनाते हैं 70S, ठीक है जी, 70S बनाते हैं, 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों? ये एक लीनियर फंक्शन नहीं होता है कि 50 और 30 को जोड़ा तो बन गया 80, ठीक है। ये एक लीनियर फंक्शन नहीं है, ठीक है। अगर ये इंडिविजुअली प्रेजेंट है तो 50 और 30 में प्रेजेंट होंगी 2 यूनिट्स, सब स्मॉल सब यूनिट एंड बड़ी सब यूनिट, क्या बोलते हैं, बिग सब यूनिट, ठीक है। बट अगर ये साथ में प्रेजेंट हो गई
तो 70s बना लेंगे, ठीक है। उसी तरीके से यूकैरियोटिक होता है 60 एंड 40s, तो होना जो 100s चाहिए था, बट बनते हैं 80s राइबोसोम्स, ठीक है जी। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स क्या होते हैं, 70s होते हैं। राइबोसोम्स क्या है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, प्रोटीन सिंथेसिस है। राइबोसोम्स पे mRNA लगेगा, ठीक है, उसके बाद वो प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। तो एक सिंगल mRNA बहुत सारे राइबोसोम्स पे लगेगा, तो उस यूनिट को क्या बोला जाता है, पॉलीराइबोसोम, ठीक है। इसके यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने, ये एक सिंगल mRNA है। mRNA मतलब मैसेंजर RNA, मतलब जो कि मैसेज लाया है प्रोटीन बनवाने के लिए DNA से। DNA यही काम कर रहा है ना कि RNA बनवाता है और मैसेज देता है RNA को कि तुम जाके प्रोटीन बनवाओ भैया, ठीक है। तो ये मैसेज लाया है DNA से कि मेरे को प्रोटीन बनवाना है, तो mRNA लगा हुआ है राइबोसोम से, बहुत सारे राइबोसोम से, ठीक है। उसको बोला जाता है पोलीसोम और पॉलीराइबोसोम। तो ये लिख लेंगे सब। प्रोकैरियोटिक कितने होते हैं, 70s, यूकैरियोटिक 80s होते हैं। एस क्या होता है इनमें, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, जिसको स्वेडबर्ग्स यूनिट बोलते हैं। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या है, कुछ मैंने चीज मिक्स की जो नीचे बैठ जाती है, उसका सेडिमेंटेशन मतलब वो सेडिमेंट हो गई है, उस तरीके से इनको भी इसी बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है, स्वेडबर्ग्स यूनिट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है। ओके, मान लो किसी चीज़ का मिक्सचर था, जो हैवी चीज़ होगी, जो डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होगी, जिसका साइज ज़्यादा होगा, वो नीचे बैठ जाएगी, और जो लाइट चीज़ है वो ऊपर फ्लोट कर रही होगी। तो जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट वो हुआ, ठीक है, उसके बेसिस पर हमने एस बोला है। ओके, हाँ जी। फिर बोला गया है इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज रिजर्व मटेरियल है, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली, ऑब्वियसली प्रोकैरियोटिक सेल में है तो नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज होंगी। देखो फॉस्फेट स्टोर कर रहा है तो फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल्स की तरह स्टोर होता है, ठीक है। साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन का स्टोरेज कर रहा है। तो गैस वैक्यूल्स किसमें होते हैं, गैस वैक्यूल्स में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, लिपिड बाइलेयर नहीं होती है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, बट प्रोटीन की होती है। ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, अब लिख लेंगे इसको। इंक्लूजन बॉडीज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स, फॉस्फेट, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ठीक है। गैस वैक्यूल्स ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। ओके, फिर अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की, तो यूकैरियोट्स इंक्लूड्स ऑल द प्रोटिस्ट्स, प्लांट एनिमल्स एंड फंजाई, याद रहता है सबको। इन यूकैरियोटिक सेल्स देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म दो थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज, ठीक है जी। यूकैरियोटिक सेल्स पोजेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर एनवेलप। जब ये साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बन गए हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्गेनेलीज, और सबका फंक्शंस पता है सबको कि हमें ये करना है, हमें ये करना है, हाँ जी, ठीक है जी। तो कंपार्टमेंट्स को क्या बोला गया है हमारे पास, ऑर्गेनेलीज, ठीक है जी। और फिर बोलते हैं इनके पास लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं। लोकोमोटरी मतलब लोकोमोशन में हेल्प करवा रहे हैं, साइटोस्केलेटन शेप प्रोवाइड कर रहे हैं, मोटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं सेल को पर्टिकुलर, ठीक है जी। फिर देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स, इसके बारे में पता है। डीएनए होता है, डीएनए को कंडेंस करके रखना होता है, क्योंकि 2.2 मीटर लंबा थ्रेड नहीं रख सकते हैं सेल में, ठीक है। सेल होता है माइक्रोमीटर में, ठीक है। तो इसलिए हम डीएनए की कंडेंस फॉर्म करके रखते हैं, जिसको बोला जाता है क्रोमेटिन। पर जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो और ज़्यादा कंडेंसेशन की मतलब ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि डिवीजन में सिंपल सी बात है यार, और ज़्यादा इजीली मुझे डिवाइड करना है तो मेरे को और ज़्यादा एक इजीली अलग अलग बनाने पड़ेंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। तो ये डीएनए हुआ, इसको बोला क्रोमेटिन, इसकी कंडेंस फॉर्म को, उसको और कंडेंस करके इस तरीके का स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसको बोला जाता है क्रोमोसोम्स, जो कि सिर्फ विजिबल होते हैं सेल डिवीजन के टाइम, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, जरूरी नहीं है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में होते ही नहीं है बेसिकली। यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है जी। प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट एज द फॉर्मर पोजेस सेल वॉल्स, यहाँ देखते हैं, सीधा ये वाली लाइन छोड़ो, यहाँ देखते हैं। एनिमल सेल्स में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नहीं प्रेजेंट होता है, वैक्यूल प्रेजेंट हो सकता है, टेम्परेरी होता है, कुछ आया फूड, मान लो कोई फूड आया था, फूड को लिया एनिमल सेल ने और उसका वैक्यूल में रखा, उसको डाइजेस्ट किया और ख़त्म, ठीक है, बाहर फेंका जो भी वेस्ट था, ठीक है। बट प्लांट सेल्स में अगर मैं बात करूँ तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, एक बड़ा सा वैक्यूल जो कि ऑक्यूपाई करता है 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द प्लांट सेल, ठीक है जी। और उसकी हाइपरटोनिक सिचुएशन होती है, मतलब जो कंसंट्रेशन है वो वैक्यूल की ज़्यादा होती है साइटोप्लाज्म से। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं एनिमल सेल्स में, सेल वॉल एब्सेंट होती है एनिमल सेल्स में, ठीक है।
प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होते हैं। डन। सेंट्रियोल क्या है आगे जाके देखेंगे कि सेंट्रियोल से सेंट्रोसोम बनते हैं। ठीक है, डिटेलिंग में सब कुछ पढ़ा रखा है लेक्चर्स में। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट पेज। तो ये डायग्राम्स दे रखे हैं, क्या क्या होता है। न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है न्यूक्लियस के अंदर, जहाँ एक्टिव आरआरएनए सिंथेसिस होती है। फिर गोल्जी अपैरेटस की बात करूँ तो गोल्जी अपैरेटस क्या करता है, हमारा मॉडिफाई और पैकेजिंग का काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूँ तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस का काम कर रहा है, सिंथेसिस का काम कर रहा है। न्यूक्लियर एनवेलप की बात करूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ये कौन सा प्लांट सेल है ना, ये तो मिडल लैमेला भी प्रेजेंट होगा। ये सेल वॉल लगी हुई है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लाज्म प्रेजेंट है, प्लांट सेल है तो पेरोक्सिसोम भी प्रेजेंट होते हैं। हाँ जी, ठीक है। अब एनिमल सेल आ गया है, तो एनिमल सेल में सेंट्रीओल प्रेजेंट दिख रहा है तुम्हें सबसे पहले, तो ये बात है। ठीक है जी, बाकी सब वैक्यूल कहीं नहीं दिख रहा है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल कहीं नहीं दिख रहा है। ओके, मिडल लेमिला भी नहीं दिख रही, कोई सेल वॉल ही प्रेजेंट नहीं है। मिडल लेमिला सेल वॉल की मदद से दोनों को जोड़ती है सेल्स को। आगे पढ़ेंगे क्या होता है मिडल लेमिला। हाँ जी, फिर हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वॉज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950s। 1950s में जब हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में पता लगा था, तब हमने देखा सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को। कैसे देखा, आरबीसी से देखा। ये याद है ना सबको, आरबीसी का क्यों देखा, क्योंकि आरबीसी के अंदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती हैं, इसीलिए हमें सिर्फ एक बाहर का स्ट्रक्चर ही दिखता है। कौन सा स्ट्रक्चर है वो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखती है। ठीक है, ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं है तो अच्छे से क्या दिखेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखेगी। ठीक है, तो उन्होंने बोला साइंटिस्ट ने कि फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स। हाँ जी, ठीक है, मतलब लिपिड्स की टेल्स हैं, लिपिड की टेल है और फॉस्फेट का हेड है। ठीक है, और ये क्या होता है, पोलर हेड, और ये टेल्स क्या होती है, नॉन पोलर टेल्स। ठीक है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की टेल्स होती हैं। सब कुछ एनसीईआरटी में लिख रखा है। फॉस्फोलिपिड्स एंड डेटा अरेंज इन अ बाइलेयर, द लिपिड्स आर अरेंज विद इन मेम्ब्रेन, पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड। इस तरीके की अरेंजमेंट होती है ना भैया। हाँ जी, इस तरीके की अरेंजमेंट होती है। ठीक है, हाँ जी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की नॉन पोलर टेल्स इस तरीके से पानी से प्रोटेक्ट करके रखना होता है। नॉन पोलर क्या होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट, जो पानी से दूर भागता है, पानी को रिपेल करता है। और हमारा पोलर क्या है, जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, प्यार करता है पानी को। ठीक है, ओके। बाकी बोलते हैं कि प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, कोलेस्टेरॉल भी प्रेजेंट होता है। डन। ठीक है, तो इरेथ्रोसाइट के बारे में बता रखा है कि 52% प्रोटीन है एंड 40% लिपिड्स है इरेथ्रोसाइट्स में। ठीक है, और बोला गया है प्रोटीन्स जो होते हैं वो दो तरीके के प्रेजेंट होते हैं, एक होता है इंटीग्रल और एक होता है पेरिफेरल, बेस्ड ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या है, रिमूव करने की क्षमता, मतलब जो इजीली रिमूव हो जाएगा और इजीली रिमूव नहीं हो पाएगा। अगर कोई चीज अच्छे से बरीड है इसके अंदर, इस तरीके से, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर इंटीग्रल प्रोटीन है, अच्छे से बरीड है। ठीक है, और इस तरीके के भी हो सकते हैं, मतलब पार्शली बरीड है, तो ये इजीली रिमूव नहीं होगा, तो इसको बोला गया है इंटीग्रल प्रोटीन, बरीड प्रोटीन। ठीक है, फिर अगर कोई इस तरीके से सरफेस पे प्रेजेंट है, लाइक वेट, हाँ ये प्रोटीन दिख रहा है, देखो ये प्रोटीन इस तरीके से सरफेस पे प्रेजेंट है, तो मैं आराम से इजीली रिमूव कर लूँगी। इस सरफेस पे पड़ा है ना, इस तरीके से मैं रिमूव कर लिया। ठीक है, तो उसको बोला गया है पेरिफेरल प्रोटीन। बाकी शुगर्स भी प्रेजेंट होती है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स। अगर शुगर जो है, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है, वो प्रोटीन पे लगा होगा, उसको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। अगर वो लगी होगी लिपिड पे, मतलब इस तरीके से, हमारे लिपिड पे भी लगी हो सकती है ना भैया। हाँ जी, लिपिड पर भी लगी हो सकती है, ये लिपिड है, यहाँ पे सिंपल ऐसे शुगर की चेन लगी हो। ठीक है, तो उसको बोला गया है ग्लाइकोलिपिड। हाँ जी, कार्बोहाइड्रेट अगर प्रोटीन पे तो ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, तो ये भी प्रेजेंट हो सकता है। बाकी कोलेस्टेरॉल भी प्रेजेंट है। ठीक है, कोलेस्टेरॉल भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। पेरिफेरल जो सरफेस पर है और पार्शली और फुली बरीड है, तो उनको बोला गया है इंटीग्रल प्रोटीन। तो इसको लिख लेंगे। सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में मॉडल दिया था, जिसको बोला फ्लूइड मोसाइक मॉडल, जो कि ये मॉडल दिख रहा है, इसको बोला गया है फ्लूइड मोसाइक मॉडल। ठीक है, ये से लेयर्स में अरेंज्ड होना इस तरीके से। ठीक है, और इंटीग्रल प्रोटीन्स प्रेजेंट है, पेरिफेरल प्रोटीन्स प्रेजेंट है, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, प्लस प्रोटीन्स प्लस कोलेस्टेरॉल प्लस शुगर्स। ठीक है, इंटीग्रल पेरिफेरल हो सकते हैं प्रोटीन्स। डन। ह्यूमन आरबीसी का कंटेंट बता रखा है, 52% प्रोटीन है, 40% लिपिड है, पोलर हेड है, नॉन पोलर टेल्स हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। डन। ओके, ठीक है, तो क्वासी फ्लूइड नेचर अभी इसको पढ़ते हैं, फिर इसको यहाँ पे अलग से लिख लेंगे। ठीक है, एंड इम्प्रूव्ड मॉडल किसने दिया, सिंगर एंड निकोलसन ने।
क्या बोला, फ्लूइड मोसाइक मॉडल। मोसाइक पैटर्न पता है सबको, छोटे छोटे कुछ एलिमेंट्स हैं, उससे हमने एक पर्टिकुलर एक बड़ा पैटर्न सा बना दिया, छोटे छोटे इस ऐसे पैटर्न से। अरे यार ये चल क्यों नहीं रहा, इतने पैटर्न से हैं, ये ऐसे हैं, इस तरीके से हमने एक बड़ी सी पेंटिंग बना दी है, बड़ा सा एक ड्राइंग बना दिया है, इसको बोला गया है मोसाइक पैटर्न। अकॉर्डिंग टू दिस तो बोला गया है क्वासी फ्लूइड नेचर जो होता है लिपिड का, वो लेटरल मूवमेंट, मतलब इस तरीके का मूवमेंट, ऐसे समझा था ना हमने कि अगर लेटरल मूवमेंट के बारे में हमने समझा था। वेट क्या बोलेगा, हाँ जी, तो ऐसे एक प्रोटीन यहाँ है, ये ऐसे है, तो ऐसे ये घूमेगा, ये इधर जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। लिपिड्स का भी इस तरीके से मूवमेंट हो सकता है। बाकी लिपिड फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट भी कर सकते हैं, यहाँ पर एक लिपिड प्रेजेंट है, यहाँ पर है, इस तरीके से, डन, ठीक है। तो फ्लूइड नेचर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेल ग्रोथ, इंटरसेलुलर जंक्शंस बना सकता है, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, ठीक है। सेल ग्रोथ सिंपल सी बात है, अगर फ्लूइड नेचर फ्लेक्सिबल होगी हमारी, जितनी ज़्यादा हमारी मेम्ब्रेन उतना ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ कर पाएगी, ठीक है। इंटरसेलुलर जंक्शंस, दो सेल्स को कनेक्ट करने के लिए जंक्शंस बनवा सकते हैं हम फ्लूइड नेचर की मदद से, सिक्रीशन करवा सकते हैं, एंडोसाइटोसिस, खाना खाना, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस पढ़ा था ना कि फेगोसाइटोसिस सेल ईटिंग, पिनोसाइटोसिस सेल का पानी पीना, ठीक है। तो एंडोसाइटोसिस हम इस तरीके से खाना अंदर ले लेंगे, डन, समझ रहे हो, ठीक है। एंडोसाइटोसिस ये हो गया, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ऑब्वियसली यार ये फ्लेक्सिबल होगी तो हम सेल डिवीजन आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से लिख लेंगे इसको। तो फ्लूइड नेचर की मदद से सेल ग्रोथ, फ्रॉम इंटरसेलुलर जंक्शंस, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, ठीक है। फिर कुछ ट्रांसपोर्ट के लिए प्रेजेंट होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट, ठीक है। मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ इट, ठीक है। मेनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, उसको बोला गया है पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर एनर्जी लग रही है तो उसको बोला गया है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डन, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हाँ जी। तो अगर पानी की बात करें, मेरे को थोड़ा सा पानी पहुंचाना है तो मैं ऑस्मोसिस से पहुंचा दूंगी। ऑस्मोसिस क्या है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन पड़ा हुआ है, डिफ्यूजन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होता है। उसी तरीके से ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस हमारे पास हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, पानी की मूवमेंट के लिए हम ऑस्मोसिस का टर्म यूज़ करते हैं। तो मैं ऑस्मोसिस से पहुंचा दूंगी, कुछ सामान ऑस्मोसिस से पहुंचा दूंगी, हाई कंसंट्रेशन होगी, सेल के बाहर अंदर ले आऊँगी। बट अगर मेरे को ऐसा चीज़ पहुंचाना है जो लिपिड का है ही नहीं, जो न्यूट्रल ही नहीं है, ठीक है, लिपिड का नहीं, पानी तो वैसे देखो ऑस्मोसिस में थोड़ा बहुत कैसे आएगा उसके बारे में जानते हैं। प्रोटीन के चैनल्स लगे होते हैं, इस तरीके से ये मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर जो ये इंटीग्रल प्रोटीन पढ़ के आए हैं, ये क्या है, चैनल्स प्रोटीन है। चैनल बोले तो आने जाने के लिए सामान को ये प्रोटीन्स लगाए गए हैं। क्यों लगाए हैं गए हैं, क्योंकि जो हमारी मेम्ब्रेन है वो तो सिर्फ लिपिड को अलाउ करेगी कि लिपिड आ रहा है तो मैं आने दूंगी वरना नहीं आने दूंगी, ठीक है। तो इसीलिए हम प्रोटीन के चैनल्स को लगाते हैं, उससे हमारा सामान अंदर बाहर हो सकता है, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें तो एज जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो तो आराम से आ जाएंगे, बट जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जो वाटर लविंग सब्सटेंसेस हैं, पानी जैसे मॉलिक्यूल्स हैं, पोलर हैं, पानी को प्यार करने वाले को पोलर बोला गया है, ठीक है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स है उनको तो नहीं आने देगी लिपिड बाइलेयर, ठीक है। तो उनके लिए हमें प्रोटीन्स के कैरियर प्रोटीन बोला गया है यहाँ पर, ठीक है, टू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब ये तो हो गया अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या, हाई से लो। मान लो बाहर में सेल के बाहर किसी चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और सेल के अंदर उसी चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो हम प्रोटीन की मदद से आ जाएंगे, ठीक है, नॉर्मल आ जाएंगे, ठीक है, और डिफ्यूजन से भी आ सकते हैं, और ठीक है। बट अगर प्रोटीन्स ले आएंगे उन चीज़ों को। अगर हम बात करें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सेल के अंदर पहले से ही वो ज़्यादा कंटेंट में प्रेजेंट है चीज़, मैं बाहर से और ला रही हूँ, किसकी मदद से लाऊंगी, सोडियम पोटाशियम पंप है, मान लो सोडियम पोटाशियम पंप है, ठीक है। तो सोडियम पोटाशियम पंप का 3 सोडियम को बाहर फेंकता है और 2 पोटाशियम को अंदर लाता है, डन, ठीक है। तो ये होता है सोडियम पोटाशियम पंप। अगर पंप वर्ड आ गया है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है वो चीज़। देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोले तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एनर्जी लगेगी, और इस ये 3 सोडियम को बाहर फेंकने के लिए, 2 को अंदर लाने के लिए 1 ATP लगती है, ओके। तो ये था पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, प्रोटीन के चैनल्स अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, पंप्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड ATP यूटिलाइज होती है। फिर आते हैं हम सेल वॉल पर, ठीक है। एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है, सेल वॉल फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स। सेल वॉल शेप नहीं देता है, बर्स्टिंग, कोलैप्सिंग, अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल से बचाता है,
ठीक है, सिंपल यार, ये चीज़ें तो लिखने वाली नहीं है ना, सिंपल सी बात है, हम ये चीज़ें क्यों ही लिखेंगे, इतनी चीज़ तो कॉमन सेंस होती है कि हमें याद रहती है। ठीक है, एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टन्स एंड मैनन्स एंड मिनरल्स, इसको याद रखेंगे। एल्गी की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम प्लांट की सेल वॉल की बात करें, कहाँ गया, प्लांट की सेल वॉल लिखी थी, हाँ, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, फिर आती है प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल क्या है, जो ग्रोथ करवा रही है। जब हम प्राइमरी फेज में होते हैं तो ग्रोथ हो रही होती है, जब ग्रोथ रुक जाती है तो टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब ये प्राइमरी सेल वॉल थी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, इसके बीच में एक सेकेंडरी सेल वॉल आ जाएगी और ये डिमिनिश हो जाएगी, ये खत्म होनी शुरू हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी जब। ठीक है, तो टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेकेंडरी सेल वॉल आ जाती है। ठीक है, इनर साइड पर आती है। ओके, तो मिडिल लैमेला इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट विच होल्ड्स और ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। मान लो ये दो सेल्स हैं, इनकी ये प्राइमरी सेल वॉल है, यहाँ पर मिडिल लैमेला का कनेक्शन बना दिया है। और अब मुझे ये सिर्फ सेल्स को नहीं जोड़ना है, मुझे एक साइटोप्लाज्म को भी जोड़ना है। मान लो ये जो सेल है राइट वाला, इसके पास खाना ज़्यादा आ गया है। ठीक है, इसके पास अगर खाना ज़्यादा आ गया है तो ये कहेगा कि मैं अपने साथी को दे देता हूँ। किस तरीके से देगा, इसके साइटोप्लाज्म भी जोड़ दूंगी मैं। डन, इसके साइटोप्लाज्म भी जोड़ दूंगी मैं, किसकी मदद से, प्लाज्मोडेस्मेटा की मदद से, प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, तो मिडिल लैमेला जो होती है वो दो सेल्स को इस तरीके से जोड़ती है प्राइमरी सेल वॉल की मदद से। ठीक है, बट साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस कौन से होते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस होती हैं। ठीक है, मिडिल लैमेला बनी होती है कैल्शियम पैक्टेट की। पैक्टेट ऐसा मटेरियल होता है जो दो चीज़ों को ग्लू करके रखता है। ठीक है, डन। तो ये था सेल वॉल के बारे में। अब हम बात करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, हमने कुछ ऑर्गेनलीज, ये लिख लो, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हमने कुछ ऑर्गेनलीज को ऐसे सिस्टम और एक सीक्वेंस में अरेंज कर रखा है जिससे वो मतलब उनका काम मतलब कोऑर्डिनेटेड है ना। ठीक है, तो उनका काम कोऑर्डिनेटेड है तो हम उनको एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, उस सीक्वेंस को बोल दिया हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और जो ऑर्गेनलीज उस काम में पार्ट नहीं ले रही हैं, उस काम में कोऑर्डिनेशन में नहीं है, उनका कोई काम नहीं है उसमें, ठीक है, उसको बोला गया है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है वो। डन, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, पेरोक्सिसोम हो गई, क्लोरोप्लास्ट हो गई, तो नहीं है वो पार्ट। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कितनी ऑर्गेनलीज आती हैं, 4, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, वेसिकल्स एंड लाइसोसोम्स। डन, सॉरी वेसिकल्स नहीं, वेसिकल्स आ सकते हैं वैसे, बट वैक्यूल्स एंड लाइसोसोम्स। डन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। अब हम पढ़ेंगे एक एक करके सबके बारे में। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलती है एनसीईआरटी कि एक नेटवर्क, यहाँ मैंने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मैनी ऑफ दिस कंसीडर्ड टुगेदर एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, क्योंकि इनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सोम का जैसे फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं है, इसीलिए हम इसको नहीं बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट। ठीक है, फिर उसके बाद देखा कि यूकैरियोटिक सेल्स में एक नेटवर्क दिख रहा है, एक रेटिकुलम सा दिख रहा है, रेटिकुलम मतलब नेटवर्क इस तरीके का। ठीक है, ठीक है, तो उसको बोल दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साइटोप्लाज्म को 2 कंपार्टमेंट्स में बांट देता है, एक होता है ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, मतलब खुद का जो ल्यूमन है, अंदर का खाली जगह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, और एक है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट क्या हो गया, जो कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मान लो ये इसका ल्यूमन है, ये ल्यूमन वाला पार्ट तो ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, ये ऊपर वाला एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट। डन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स होते हैं इसके ऊपर अटैच्ड। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेयरिंग राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स दे अपीयर स्मूथ एंड आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डन, अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं तो हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देते हैं। क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है। ठीक है, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस ही करते हैं, तो अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, तो क्या करेगा वो, प्रोटीन सिंथेसिस ही तो करेगा। ठीक है, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है, लिपिड सिंथेसिस कर रहा है। लिपिड के बहुत काम है यार हमारी बॉडी में, स्टेरॉइड हार्मोन्स लिपिड से बने हुए हैं, सेक्स हार्मोन स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं जो। ठीक है, और हमारी जो मेम्ब्रेन है वो बनी हुई है। ठीक है, ओके, और जो हमारे स्टेरॉइडल हार्मोन्स हैं वो भी इसके अंदर बनते हैं। डन, ओके, ठीक है, तो RER अगर मैं बात करूँ कॉन्टिन्यूएशन में होती है न्यूक्लियर एनवेलप के साथ। न्यूक्लियर एनवेलप ना डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनली है, तो बाहर का जो है ना इसके साथ कॉन्टिन्यूएशन में क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। इस डायग्राम में देख ही सकते हो तुम। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर की आउटर मेम्ब्रेन है, इसके साथ कॉन्टिन्यूएशन में कौन प्रेजेंट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ पर SER अलग से दिखी हुई है। डन, इसके बारे में लिख लेंगे, क्या क्या लिखना है देख लो।
ER, SER क्या करता है, लिपिड सिंथेसिस कर रहा है, RER क्या कर रहा है, प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है इन कॉन्टिन्यूएशन विद न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। RER होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोजन। लिपिड से क्या बन रहा है, स्टेरॉइड हार्मोन्स भी यहाँ सिंथेसिस हो रहे हैं, ये तो इतना याद रहेगा, डन। ओके, बाकी मैं PDF में ऐड कर दूंगी इसको, स्टेरॉइड सिंथेसिस को, स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस। तो कैमिलियो गोल्जी ने 1898 में फर्स्ट ऑब्जर्व किया, पहली बार ऑब्जर्व किया एक रेटिकुलर स्ट्रक्चर, ये भी एक नेटवर्क जैसा दिख रहा था, ठीक है। दीज वर लेटर नेम्ड एज गोल्जी बॉडीज, खुद के ही नाम पर रख लिया कि 1898 में मैंने डिस्कवर किया है तो मैं खुद के नाम पे इसको गोल्जी बॉडीज बोल रहा हूँ, ठीक है। बोला गया है फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स और सिस्टर्ने कुछ इस तरीके से, इनको बोला गया है सिस्टर्ने, सिस्टर्ने, ओके, ठीक है। 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है इनका, डन। दीज आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, वेरीड नंबर ऑफ सिस्टर्ने आर प्रेजेंट इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स, द गोल्जी सिस्टर्ने आर कंसेंट्रिकली अरेंज्ड, एक सेंटर होता है इनका, ठीक है, कंसेंट्रिकली, ये बात हो गई, ठीक है। नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कन्वेक्स सिस और द फॉर्मिंग फेज, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले लिख लो इसके बारे में। तो गोल्जी अपैरेटस कैमिलियो गोल्जी 1898, सैक्स 0.5 to 1 माइक्रोमीटर डायमीटर, मॉडिफाई और पैकेजिंग का काम होता है, लाइसोसोम को बनाते हैं वेसिकल्स, जैसे कि इनके अंदर ना वेसिकल्स बन रहे होते हैं, मतलब हमने जब समझा था ना, तो क्या होता है ये, हाँ जी, मान लो ये हमारा क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर क्या बना हुआ है, RER, क्या RER हो गया ना, तो ये इसके पास क्या है, mRNA, यहाँ से प्रोटीन बना, ऐसे समझ रहे हैं ना रफली, ये प्रोटीन बना, अरे भाई हाँ, ये प्रोटीन बन के आया इसके पास। अब ये प्रोटीन पैक्ड होगा किसके अंदर, यहाँ से एक वेसिकल निकलेगा जिसके अंदर प्रोटीन पैक्ड होगा, प्रोटीन पैक्ड होगा और ये जाएगा यहाँ पर, हाँ जी, ये जाएगा इस तरीके से। ये क्या हुआ, ये जो वेसिकल बना है, वेसिकल बना, ये बनता कैसे है, ये पैकेजिंग होती है जब इनके अंदर, ये जो पैकेजिंग है इसके यहाँ से निकलेगा, हाँ जी, यहाँ से ऐसे निकलता है पैकेजिंग से, ठीक है। अब ये गया इसके साथ फ्यूज हो गया, ये प्रोटीन इसके अंदर था, मॉडिफाई होकर और पैक होकर यहाँ बन गया, डन। तो इस तरीके से वेसिकल्स बनते हैं, ठीक है। और लाइसोसोम भी एक वेसिकल है। लाइसोसोम कैसा वेसिकल है, जो एंजाइम्स कैरी कर रहा है, जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है उनके अंदर, वो कैरी करने वाले वेसिकल को क्या बोला गया है, लाइसोसोम बोला गया है। लाइसोसोम क्या कर रहा है, जिसके अंदर हर तरीके के डाइजेशन के एंजाइम्स प्रेजेंट है। मान लो लाइपेज है जो कि लिपिड का डाइजेशन करेगी, लिपिड को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देगी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगी, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देगी, ठीक है। तो हर तरीके की हाइड्रोलिसिस एंजाइम्स जो है वो लाइसोसोम कंटेन कर रहा है, जो कि एक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर है, डन। ओके ओके, अरे इरेज, ओके। तो एक रफली समझा दिया कि क्यों कोऑर्डिनेटेड होता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम सब, ठीक है, ओके। तो ये था गोल्जी अपैरेटस के बारे में। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, इनके फॉर्मिंग फेज, सिस फेज और के बारे में समझते हैं, ठीक है। वैसे तो सबको पता ही होगा, जब लेक्चर देखा था तब अच्छे समझा था इसको, ठीक है। तो जैसे कि ये इसका, ये कौन सा फेज है इसका, सिस फेज है। सिस बोले तो फॉर्मिंग फेज, फॉर्मिंग फेज जो आया है, जो प्रोटीन आया, जो वेसिकल्स आए, यहाँ पर फ्यूज़ हो गए, फ्यूज़ होने के बाद जो प्रोटीन था यहाँ पर उसकी मॉडिफिकेशन चालू हो गई, मॉडिफिकेशन चालू हो गई, पैकेजिंग चालू होके मॉडिफिकेशन हो गई उसकी, ठीक है। अब वो मॉडिफाई होकर यहाँ से निकला, ये कौन सा है, मैच्योरिंग फेज है, सिस फेज, या इसको बोला जाता है ट्रांस फेज, ठीक है। ये बोला जाता है ट्रांस फेज, ठीक है, इसको बोला जाता है ट्रांस फेज। यहाँ पे मैच्योर होकर वो निकला। अब इसको कॉन्वेक्स फेज भी बोला जाता है, जो सिस फेज होता है ना, इसको कॉन्वेक्स फेज भी बोला जाता है। सबको पता होगा कॉन्वेक्स और कॉन्केव के बारे में। अगर ये कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर पढ़ा होगा, तो ये कॉन्केव फेज है, एक केव बन रहा है, ये क्या है, कॉन्वेक्स फेज है इस तरीके का, ठीक है। तो ये होता है सिस और ट्रांस फेज, डन। उसके बाद हमने लाइसोसोम को समझ ही लिया है, बट पढ़ लेते हैं लाइसोसोम को। तो लाइसोसोम क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे बनते हैं ये, पैकेजिंग होती है गोल्जी अपैरेटस में, उससे बनते हैं, डन, ओके। लाइपेसेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेट्स और एसिडिक पीएच पर काम करते हैं, डन। दिस एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स।
ओके, इसका कोई लिखने का जरूरत है नहीं, इतना हमें पता है सब कुछ क्या होता है लाइसोसोम में। हाँ जी, फिर आते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जिसको बोला जाता है सैप वैक्यूल। सैप वैक्यूल में क्या है, वाटर प्लस मिनरल्स, वाटर प्लस मिनरल्स किस में प्रेजेंट होते हैं, सैप वैक्यूल में, ठीक है। द वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन को बोला जाता है टोनोप्लास्ट, जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, सैप वैक्यूल है, उसकी मेम्ब्रेन को बोला जाता है टोनोप्लास्ट, ठीक है। ऑक्यूपाइज 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। देन टोनोप्लास्ट क्या करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट हमें क्या प्रोवाइड करता है, मतलब जैसे क्या है, ये है साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म हो गया ना सेल का, तो ये वैक्यूल है, ठीक है। इतना बड़ा वैक्यूल है, 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल है। इसके अंदर जो है क्या है, ज़्यादा है कंसंट्रेशन, किसकी, सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, हाइपरटोनिक है, और साइटोप्लाज्म के अंदर कम है। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हुआ ना फिर, क्योंकि ये वैक्यूल है तो हम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, इसके अंदर ज़्यादा है तो भी हम साइटोप्लाज्म से अंदर भेज रहे हैं, ठीक है जी। तो ये वैक्यूल हो गया, ठीक है। ओके, इन अमीबा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या है, पानी भरेगा और कॉन्ट्रैक्ट करेगा और छोड़ देगा, इस तरीके से एक्सक्रीशन में भी हेल्प कर सकता है, ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प कर सकता है, मतलब ऑस्मोटिक बैलेंस प्रोवाइड करना, ठीक है, बॉडी को, ठीक है। प्रोटिस्ट में क्या है, फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट है। फूड आया, फूड को अंदर लिया, उसके बाद उसमें अंदर जो भी प्रोसेसेस हुई, डाइजेशन हुआ, लाइसोसोम के साथ फ्यूज हुआ, हमने अच्छे से प्रोसेस पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद डाइजेशन होके जो वेस्ट था वो बाहर निकल गया, एक्सोसाइटोसिस हो गई, ठीक है। ओके, इसके बारे में हमने लिखा हुआ है। तो वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट स्टोर्ड होते हैं वैक्यूल्स के अंदर, ऑक्यूपाई 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ प्लांट सेल। डन। सैप वैक्यूल, टोनोप्लास्ट वैक्यूल हाइपरटोनिक कंडीशन में होता है साइटोप्लाज्म से। अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, प्रोटिस्ट में फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया अगर हम सिंगल बोल रहे हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसको बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रियन। डन। स्टेन करनी पड़ती है देखने के लिए। फिर बोला गया है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के बेसिस पर, मतलब जिस सेल सेल ज़्यादा एक्टिव है, जिसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि एटीपी कौन बना रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया बना रही है, पावर हाउस ऑफ द सेल है, तो ऑब्वियसली उसको ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की रिक्वायरमेंट होगी। जिस सेल में ज़्यादा एनर्जी चाहिए उस सेल में ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे। सॉसेज शेप्ड होती है, ये सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है। 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक है, डायमीटर होता है, एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर हो सकता है, लेंथ 1 to 4.1 माइक्रोमीटर, ठीक है। ओके, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। क्रिस्टे प्रेजेंट होते हैं। क्रिस्टे क्या है, इनफोल्डिंग्स है। जब हम देखेंगे, हम डायग्राम रिवाइज करते हो, जब हम डायग्राम देखेंगे तो याद आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो ये लिख लो इतना। स्टेन टू मेक इट विजिबल, डायमीटर 0.2 से 1 माइक्रोमीटर, लेंथ 1 से 4.1 माइक्रोमीटर। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, राइबोसोम। डीएनए कौन सा, वही बैक्टीरियल सेल वाला, याद है, ठीक है, बैक्टीरियल सेल वाला। आरएनए प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। राइबोसोम्स कौन से होंगे, 70S यार, ठीक है, 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। डन। ओके, हाँ जी। ओके, फिर अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और, तो ये क्रिस्टे प्रेजेंट है, ये इनफोल्डिंग्स है। यहाँ क्या प्रेजेंट होंगे, एटीपी फॉर्मेशन के लिए F0 F1 कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। सब पढ़ा हुआ है लेक्चर्स में, ठीक है, बट हम अभी थोड़ा शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, और सब कुछ रिवाइज हो जाएगा जैसे बोलेंगे, ठीक है। आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट में बढ़ जाता है। कैसे, आउटर कंपार्टमेंट क्या हो गया, मतलब बाहर वाला इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जो कि दो मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस है, उसको बोला आउटर कंपार्टमेंट, ठीक है। अंदर वाले को क्या बोल दिया, जहाँ पे मैट्रिक्स प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया का, उसको बोल दिया इनर कंपार्टमेंट। डन, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, हाँ जी, माइटोकॉन्ड्रिया साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होती है। डन। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। डीएनए होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए, फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स, राइबोसोम्स एंड खुद के कुछ प्रोटीन्स बना सकता है। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली है, डिवाइड करती है फिजन से, क्योंकि एक बैक्टीरियल सेल की तरह मानते हैं इसको। देन इतना ही लिखना था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जो लिख दिया है हमने। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिनॉइड्स। देन दे आर ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर वेरी लार्ज। इनको स्टेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पिगमेंट्स के बेसिस पर क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स को। क्रोमोप्लास्ट कंटेन करता है फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स एंड ज़ेंथोफिल, ठीक है, ज़ेंथोफिल भी हो सकता है। फिर कैरोटिन पिगमेंट क्या है, जो कि कैरेट को कलर दे रहा है। अलग अलग कलर्स होते हैं ना कैरेट के,
ठीक है जी, येलो, ऑरेंज और रेड कलर, डन। ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं? कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। कलरलेस प्लास्टिड्स कुछ ना कुछ स्टोर कर रहे हैं। अमाइलोप्लास्ट, अमाइल मतलब हमें क्या वो दिखाया है यहाँ पे? स्टार्च, ठीक है। इलायोप्लास्ट फैट एंड ऑयल को स्टोर करेगा, ठीक है। एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन की स्टोरेज करता है, उसको एल्यूरोप्लास्ट बोला जाता है। तो इसके ऊपर यहाँ लिख लेंगे। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट एंड ज़ेंथोफिल। क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन कर रहा है? क्लोरोफिल पिगमेंट्स एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स। ल्यूकोप्लास्ट में क्या है? 3 तरीके के हैं, अमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है जी। ये 3 तरीके के प्लास्टिड्स होते हैं, डन। फिर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट के अंदर के स्ट्रक्चर की, तो इस तरीके का वो स्ट्रक्चर होता है अगर हम पढ़ते हैं तो। डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनली है, तो इतना तो कॉमन सेंस है कि अगर डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनली है तो आउटर मेम्ब्रेन जो होगी वो मोर परमिएबल होगी चीज़ों के लिए, मतलब सारी चीज़ों को ज़्यादा आने देगी अंदर अच्छे से, ठीक है। और इनर मेम्ब्रेन क्योंकि अंदर की साइड प्रेजेंट है तो वो कम परमिएबल होगी, ठीक है जी। बोला गया है वेरिएबल लेंथ हो सकती है, लेंथ शेप स्फेरिकल, डिस्कॉइड और इवन रिबन लाइक। लेंथ इनकी होती है 5 to 10 माइक्रोमीटर। लिखा है हमने? ये नहीं लिखा है, लिख देते हैं। हाँ जी, क्या है? 5 to 10 माइक्रोमीटर लेंथ। 5 to wait, हाँ जी 5 to 10 माइक्रोमीटर होती है लेंथ, ठीक है। और ठीक है, तो क्या बोला गया है कि 5 to 10 माइक्रोमीटर लेंथ हो सकती है और विड्थ होती है 2 to 4 माइक्रोमीटर। विड्थ कितनी दी गई है? 2 to 4 माइक्रोमीटर, डन। ये होती है इसकी विड्थ। और वेरिएबल शेप्स मतलब रिबन लाइक हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, डिस्क लाइक हो सकता है, डिस्कॉइड हो सकता है। क्लाइमेडोमोनास में एक सेल में एक ही प्रेजेंट होता है। मीजोफिल सेल्स में 20 से 40 हो सकते हैं एक सेल में, ठीक है। और अंदर एक प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर जो कि लाइट रिएक्शन में काम कर रहा होता है, मतलब ग्रैना। ये क्या है? पूरे को क्या बोला गया है? ग्रैनम। पूरे को क्या बोला गया है? ग्रैना। और अगर मैंने उसमें से एक निकाल कर दिखा दिया तो उसको बोलते हैं ग्रैनम और थाइलाकॉइड, ठीक है। थाइलाकॉइड और ग्रैनम, जिसमें लाइट रिएक्शन होती है, एंजाइम्स प्रेजेंट होती है, पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इनके ऊपर, ग्रैना जो ग्रैनम के ऊपर। इसको बोला जाता है हमारे लाइट रिएक्शन के लिए जो पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। स्ट्रोमा में क्या है? डार्क रिएक्शन हो रही है, डार्क रिएक्शन के एंजाइम्स प्रेजेंट होंगी स्ट्रोमा में। 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, डीएनए प्रेजेंट होता है, डन। ओके, ओके, ठीक है। तो लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट की भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है। 3 कौन सी होती हैं? MNP, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड पेरोक्सिसोम। क्या बोला गया है? थाइलाकॉइड बोला गया है इनको, ठीक है। मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड इनक्लोज अ स्पेस कॉल्ड द ल्यूमन। किसी की भी खाली जगह को क्या बोला गया है? ल्यूमन बोला गया है, तो इसको बोलेंगे थाइलाकॉइड का ल्यूमन है ये, डन, ठीक है जी। ओके, तो राइबोसोम्स कौन से प्रेजेंट होते हैं? 70s प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स 80s होते हैं। राइबोसोम के बारे में जानते हैं आप। राइबोसोम जॉर्ज पैलेट ने 1953 में ऑब्जर्व किए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे, ठीक है। दे आर कंपोज ऑफ rRNA, राइबो न्यूक्लिक एसिड, rRNA राइबो जो हमारा राइबोसोमल RNA होता है, और प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, ठीक है। कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनली है। यूकैरियोटिक 80s होते हैं, 60s और 40s यूनिट से बने होते हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स 50s और 30s यूनिट से बने होते हैं, ठीक है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के बारे में जाना, स्वेडबर्ग्स यूनिट बोला जाता है, एस को स्वेडबर्ग्स यूनिट बोलते हैं, और उसका मतलब क्या है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है। क्या है? किसका मेजर है? इनडायरेक्टली मेजर है डेंसिटी और साइज का, ठीक है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट मतलब, ठीक है। ओके, हाँ जी। तो राइबोसोम्स जॉर्ज पैलेट rRNA की सिंथेसिस, rRNA और प्लस प्रोटीन से बने होते हैं। जॉर्ज पैलेट ने दिया है 1953 में देखा। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स 80s होते हैं। एस को क्या बोला जाता है? स्वेडबर्ग्स यूनिट, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। फिर आता है साइटोस्केलेटन। देखो, हमारा जैसे स्केलेटन सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम मोटिलिटी में, लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है हमारी, ठीक है। उसी तरीके से सेल्स के अंदर भी कुछ होगा जो कि उसकी शेप प्रोवाइड करने में, उसकी मोटिलिटी में हेल्प कर रहा होगा, उसको बोला जाता है साइटोस्केलेटन, ठीक है।
ठीक है, तो हमारे 3 तरीके के होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में हम पढ़ रहे होंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, जब हम एक्टिन फिलामेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मसल वाले चैप्टर में हम इसको अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट। अगर डायमीटर की बात करें तो इस तरीके से जाता है, मतलब माइक्रोट्यूब्यूल सबसे बड़ा, देन इंटरमीडिएट फिलामेंट, देन माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, ओके। तो एन elaborate network of filamentous proteinaceous structures consisting of microtubules, microfilaments and intermediate filaments। ठीक है, उनको कलेक्टिवली बोला जाता है साइटोस्केलेटन। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मोटिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ सेल। ओके, नेक्स्ट पेज। हाँ जी, तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जो माइक्रोट्यूब्यूल से बनी हुई चीज़ें हैं, सीलिया, फ्लैजिला, बेसल बॉडी, एस्टर्स, स्पिंडल फाइबर्स, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सीलिया है, सीलिया क्या है, एक्ट लाइक ऑर्स। ठीक है, जो चप्पू होता है नाव का, हमने देखा था कि जो नाव होती है जब हम चप्पू से उसको चलाते हैं तो वो मूवमेंट करेगी, फ्लूइड का भी, मतलब पानी है, वाटर का मूवमेंट भी कर रही है और नाव को भी आगे लेके जा रही है। डन, उसी तरीके से सीलिया लगा हुआ है। फ्लैजिला क्या कर रही है, सेल का, जो हमारा सेल है उसको मूव करवा रही है। इस तरीके से एक फिलामेंट लगा हुआ है जो मूव करवा रहा है सेल को। डन, तो फ्लैजिला और सीलिया में बात करें, जो हमारी यूकैरियोटिक फ्लैजिला है वो बनी होती है बेसल बॉडी और हमारी फिलामेंट से। ठीक है, बेसल बॉडी एंड फिलामेंट से। तो अगर मैं बात करूं जो हाँ जी, तो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी से बनी होती है, और यूकैरियोटिक फ्लैजिला बेसल बॉडी एंड फिलामेंट से बनी हुई है। और दोनों की कॉम्पोजिशन अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि दोनों में सेम कॉम्पोजिशन है, फिलामेंट और बेसल बॉडी, नहीं। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक फ्लैजिला दोनों की कॉम्पोजिशन अलग है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, हमारी सीलिया और फ्लैजिला होती हैं, 9+2 अरेंजमेंट मिलता है इन एक्सोनीम। ठीक है, फ्लैजिला में 9+0 अरेंजमेंट मिलता है बेसल बॉडी में। अब 9+2 अरेंजमेंट क्या है, इस तरीके का अरेंजमेंट है। हाँ जी, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं जब हम। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ऐसे ऐसे पूरा लगा हुआ है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन से बना होता है। डन, ठीक है। अब एक अगर मैं बात करूँ एक्सोनीम की, एक्सोनीम क्या है, कोर स्ट्रक्चर है सीलिया और फ्लैजिला का। ये हमारा एक सेल है, यहाँ क्या है, फ्लैजिला का फिलामेंट प्रेजेंट है, ये क्या है, एक्सोनीम प्रेजेंट है, और यहाँ क्या है, बेसल बॉडी प्रेजेंट है। बेसल बॉडी में क्या है, 9+0 अरेंजमेंट है, और एक्सोनीम में क्या है, बेसल बॉडी में 9+0 अरेंजमेंट है और एक्सोनीम में 9+2 अरेंजमेंट प्रेजेंट है। तो अगर मैं फ्लैजिला की बात करूँ, एक सिंगल सेल है, उसके ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट है, एक फिलामेंट स्ट्रक्चर है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एक्सोनीम और बेसल बॉडी। ठीक है, अब बेसल बॉडी में क्या बोला गया है, 9+0 अरेंजमेंट है, और एक्सोनीम है जो उसका, एक्सोनीम में है 9+2 अरेंजमेंट। तो वो कोर स्ट्रक्चर है फ्लैजिला का। अगर कोर स्ट्रक्चर है तो इस तरीके के अरेंजमेंट प्रेजेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं एक्सोनीम का क्रॉस सेक्शन लूँगी, इस तरीके का होगा कुछ, तो वही क्रॉस सेक्शन यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, या होंगे पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स या डबलेट्स। ठीक है, ये 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, या बोला गया है इनको डबलेट। ठीक है, और अंदर भी 2 प्रेजेंट है जिनको बोला गया है सिंगलेट। ये इंक्लोज्ड है शीथ से, जो ये शीथ है ये अटैच्ड है जो हमारे पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, किससे, रेडियल स्पोक की मदद से। इनको बोला गया है रेडियल स्पोक। जैसे सर्कल का रेडियस है, पेरिफेरी के साथ उसको अटैच कर रहा है, उसी तरीके से रेडियल स्पोक क्या पेरिफेरल डबलेट्स के साथ शीथ को अटैच कर रही हैं। जो ये 2 डबलेट्स हैं ये भी अटैच्ड है लिंकर्स की मदद से। लिंकर्स क्या बोला गया है, इंटर डबलेट ब्रिज, लिंकर्स। ठीक है, तो ये होता है एक्सोनीम का स्ट्रक्चर। सेंट्रल शीथ प्रेजेंट है, पेरिफेरल डबलेट्स हैं, इंटर डबलेट ब्रिज है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है जो कि सिंगलेट्स बोले गए हैं, रेडियल स्पोक है। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्लोज्ड है, एक्सोनीम पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जो 9+2 अरेंजमेंट है ना, उसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब हम 9+0 अरेंजमेंट पढ़ेंगे जो कि सेंट्रियोल में प्रेजेंट होता है, बेसल बॉडी में प्रेजेंट होता है, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, तो अगर उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है तो वो स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं किस तरीके का होता है। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर
बेसिकली उसमें क्या होता है, ट्रिपलेट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ तुम्हें डबलेट्स दिख रहे हैं ना, और जो ये दो सिंगलेट हैं वो भी प्रेजेंट नहीं होते हैं उस स्ट्रक्चर में। देखो ये इस तरीके के ट्रिपलेट्स प्रेजेंट होंगे। ट्रिपलेट्स किसके होंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, और ये नो प्रेजेंट होंगे। ओके, मैं बस ऐसे एक रफ सा स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से ऐसे प्रेजेंट होंगे। लिंक्ड रेडियल स्पोक भी प्रेजेंट होगा, बट डिफरेंस इतना होगा कि यहाँ पर ये तुम्हें ये दिख रहा है ना, दो सिंगलेट्स दिख रहे हैं, सिंगलेट्स नहीं प्रेजेंट होंगे। यहाँ क्या प्रेजेंट होगी, एक प्रोटीनिशियस हब प्रेजेंट होगी, उसमें प्रोटीनिशियस हब प्रेजेंट होगी। इसीलिए बोला है 9+0 अरेंजमेंट। उसको 9+2 अरेंजमेंट क्यों बोला था, 9 तो ये हो गए और 2 सिंगलेट्स भी हो गए, इसको बोला 9+2 अरेंजमेंट। बट यहाँ पर 2 वो प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए बोल दिया 9+0 अरेंजमेंट, और वो एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ओके, सीलिया क्या है, 9+2 अरेंजमेंट है एक्सोनिम में, 9+0 अरेंजमेंट है बेसल बॉडी में। सेंट्रियोल क्या है, 9+0 अरेंजमेंट ही है, हब वाली अरेंजमेंट है। कार्टव्हील जैसा लगेगा जब हम देखेंगे उस स्ट्रक्चर को, डिटेल्ड लेक्चर में अच्छे से समझाया हुआ है। फॉर्म बेसल बॉडीज, एस्टर, स्पिंडल फाइबर्स, प्रोटीनिशियस हब, ठीक है, प्रोटीनिशियस हब प्रेजेंट होती है, इसीलिए उसको बोला गया है 9+0 अरेंजमेंट। ओके, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सीलिया और फ्लैजिला क्या है, हेयर लाइक आउटग्रोथ्स है सेल मेम्ब्रेन की। सीलिया स्मॉल स्ट्रक्चर्स है विच वर्क लाइक ओर्स, चप्पू की तरह काम करती है, जो कि या तो सेल की मूवमेंट करवा रही है और सेल के फ्लूइड की मूवमेंट भी करवा सकते हैं। फ्लैजिला क्या है, कंपैरेटिवली लंबा स्ट्रक्चर है और कम प्रेजेंट होगा, मतलब एक सेल है या तो उसके अंदर एक फ्लैजिला प्रेजेंट होगा या 2 से 3 फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकते हैं, बट सीलिया काफ़ी सारे प्रेजेंट हो सकते हैं सेल के ऊपर। उसके बाद हमने देखा कि इनकी कोर क्या है, एक्सोनिम। एक्सोनिम क्या है, 9+2 अरेंजमेंट है, और 9+0 अरेंजमेंट किसकी है, बेसल बॉडी की अरेंजमेंट है। बेसल बॉडी किससे बनती है, सेंट्रियोल से बनती है, उसके बारे में पढ़ेंगे आगे। सेंट्रल टिब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस एंड इट्स इनक्लोज बाय द सेंट्रल शीथ। जो टिब्यूल्स हैं वो भी कनेक्टेड हैं, जो सिंगलेट्स हैं वो भी कनेक्टेड हैं, हाँ जी, ठीक है, और वो रेडियल स्पोक से पेरिफेरल डबलेट से कनेक्टेड है। 9 जो होते हैं रेडियल स्पोक्स होंगी, सिंपल सी बात है, अगर 9 डबलेट्स हैं उनसे कनेक्टेड है हमारा सेंटर, तो 9 ही रेडियल स्पोक्स होंगी, और जो डबलेट्स हैं उनके बीच में भी लिंकर्स प्रेजेंट हैं। तो बोथ एंड सीलिया और फ्लैजिला इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर बेसल बॉडीज। बेसल बॉडी लगी हुई है, फिर उसके बाद एक्सोनीम आ रहा है, उससे क्या बन रही है, पूरी फ्लैजिला। और सीलिया भी, मान लो सीलिया कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है, ऐसे नहीं, इस तरीके के प्रेजेंट है, तो ये क्या है, बेसल बॉडी है, ये हमारी एक्सोनीम है, ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट होंगी। अब हम बात करते हैं सेंट्रियोल्स की। सेंट्रोजोम क्या है, सेंट्रोजोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है, सेंट्रियोल से बना होता है। सेंट्रियोल कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर प्रेजेंट होंगी, ठीक है, सेंट्रियोल कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर प्रेजेंट होंगी, और उनके आसपास प्रेजेंट होगा पेरी सेंट्रियोलर मैट्रिक्स, एमोर्फस मतलब गाढ़ा पेरी सेंट्रियोलर मटीरियल, ठीक है। फिर बन जाएगा हमारा एक स्ट्रक्चर जिसको बोला जाता है सेंट्रोजोम, जो कि हेल्प करता है सेल डिवीजन में। एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल्स में नहीं प्रेजेंट होता, प्रोकैरियोट्स में नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है जी। तो सेंट्रोजोम एक ऐसी ऑर्गेनेली है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, क्योंकि सिंपल सी बात है 9+0 अरेंजमेंट है। 9+0 अरेंजमेंट में अगर मेम्ब्रेन नहीं है तो उसका, अगर कोर में ही मेम्ब्रेन नहीं है तो उसका जो मेन स्ट्रक्चर है उसमें कहाँ से मेम्ब्रेन आ गई, ठीक है। तो दे आर सराउंडेड बाय अमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल्स, बट सेंट्रियोल्स इन अ सेंट्रोजोम लाई परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, और पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स प्रेजेंट है, और एक ऑर्गेनाइजेशन लगती है कार्टव्हील की तरह। डन, हाँ जी, यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। तो ये सेंट्रियोल बनाता है। सेंट्रियोल क्या क्या बना रहा है, बेसल बॉडी बना रहा सकता है, एस्टर बना सकता है, स्पिंडल फाइबर्स बना सकता है, ओके। नाउ हमारा आता है न्यूक्लियस, हाँ जी, न्यूक्लियस आता है। न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनेली है जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ब्रेन ऑफ द सेल है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में सबसे पहले ऑब्जर्व किया न्यूक्लियस को। फिर उसके बाद फ्लेमिंग साहब आए। फ्लेमिंग साहब ने बोला कि इसके अंदर उनको स्टेन किया, बेसिकली जो डीएनए होता है वो एसिडिक होता है, डीएनए से क्रोमेटिन बनता है। हमने क्या यूज़ की हमने यूज़ की बेसिक डाइस,
क्योंकि एसिडिक अगर मटेरियल है डीएनए तो हमने बेसिक डाइज यूज़ की, उससे हमें विजिबल होने लगा जो क्रोमेटिन मटेरियल था। किसने किया ये काम? फ्लेमिंग ने उसको नाम क्या दिया? जो भी मटेरियल उनको मिला, पहले थोड़ी पता था क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन नाम क्यों दिया? क्रोमा मतलब कलर, ठीक है, तो क्रोमेटिन नाम दिया। उसके बाद कहते हैं द इंटरफेज न्यूक्लियस, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है, जब प्रिपरेशन कर रहा होता है या नॉर्मल फेज में प्रेजेंट है, उसको बोला गया है इंटरफेज। इंटरफेज न्यूक्लियस क्रोमेटिन प्रेजेंट है, ठीक है। जब सेल डिवाइड कर रहा है तो क्रोमोसोम्स विजिबल होते हैं। तो इंटरफेज न्यूक्लियस के बारे में अगर हम बात करें तो उसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, न्यूक्लियोलाई एंड क्रोमेटिन, ठीक है। न्यूक्लियोलाई के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर न्यूक्लियोलाई के बारे में पढ़ें तो न्यूक्लियोलाई एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, सबसे पहले तो ये बात हो गई। और आरएनए की सिंथेसिस करती है, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। और एनसीईआरटी लिखती है कि जिन सेल में प्रोटीन सिंथेसिस चल रही है ज़्यादा एक्टिवली, उस सेल में न्यूक्लियोलाई का नंबर ज़्यादा होगा और साइज में ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अगर आरएनए की सिंथेसिस कर रही है, मतलब आरएनए प्लस प्रोटीन से क्या बनता है? राइबोसोम्स बनते हैं, ठीक है। अगर आरएनए की सिंथेसिस कर रही है तो हम प्रोटीन ज़्यादा बनवाएंगे, फिर मतलब जिस सेल में राइबोसोम्स ज़्यादा होंगे उस सेल में आरएनए भी ज़्यादा होना चाहिए। और आरएनए को बना कौन रहा है? न्यूक्लियोलाई बना रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारा न्यूक्लियोलाई ज़्यादा होना चाहिए उन सेल्स में। फिर आता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन में क्या है? एसिडिक डीएनए है, नेगेटिवली चार्ज डीएनए है, प्लस बेसिक प्रोटीन्स है। बेसिक प्रोटीन्स मतलब पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स है। उसके अंदर रैप किया हमने डीएनए को, उसको बोल दिया क्रोमेटिन, ठीक है। क्योंकि डीएनए एक 2.2 मीटर लंबा थ्रेड है। 2.2 मीटर लंबे थ्रेड को हम माइक्रोमीटर्स के सेल में ऐसे नॉर्मली नहीं रख सकते हैं, ओके। उसके बाद आती है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। सिंपल सी बात है, अगर आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है तो बीच की स्पेस होगी, ठीक है। उसको वो होती है 10 to 50 नैनोमीटर्स की स्पेस, उसको बोला गया है पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ओके। फिर बोलते हैं कि न्यूक्लियर एनवेलप, जो बाहर की आउटर मेम्ब्रेन है, उस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉन्टिन्यूएशन होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बेसिकली। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा हुआ? जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जिसके ऊपर, ठीक है। तो न्यूक्लियर पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियर पोर्स क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि आरएनए और प्रोटीन का आना जाना भी तो करना है। डीएनए आरएनए बना के भेजेगा साइटोप्लाज्म में, और हम प्रोटीन भी भेज सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो इस तरीके से आना जाना करने के लिए हमें न्यूक्लियर पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं, ओके। उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म में दो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस। फिर न्यूक्लियोलाई एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो एक्टिव आरएनए सिंथेसिस करता है। लार्ज एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये साइड पे जो भी लिखा हुआ है इसको लिख लेंगे कि रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया न्यूक्लियस को। क्रोमेटिन नेम दिया किसने? फ्लेमिंग ने। क्रोमेटिन विजिबल किसमें होते हैं? इंटरफेज में। क्रोमोसोम्स किसमें होते हैं? डिविजन में। न्यूक्लियोप्लाज्म क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस, जैसे कि साइटोप्लाज्म है उसके पास कुछ ऑर्गेनेलीज है, वैसे ही न्यूक्लियोप्लाज्म है उनके पास क्या है? क्रोमेटिन है और न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलाई नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, आरएनए की सिंथेसिस करवा रहा है। क्रोमेटिन एसिडिक डीएनए प्लस बेसिक प्रोटीन। एसिडिक डीएनए नेगेटिवली चार्ज, बेसिक प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है जी। 46 क्रोमोसोम्स पर ह्यूमन सेल, डन। पेरी न्यूक्लियर स्पेस 10 to 50 नैनोमीटर, ओके। नेक्स्ट पेज, हाँ जी। फिर अगर हम एक क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात करें, क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो दो जो हमारी सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो किससे जॉइंट होती हैं? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन से, उसको बोला जाता है सेंट्रोमियर। उसके आसपास क्या प्रेजेंट है? काइनेटोकोर। काइनेटोकोर एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर है जो इनको कवर करके रखता है, जो कि सेल डिवीजन में भी काम कर रहा है। स्पिंडल फाइबर्स अटैच होंगे, क्रोमोसोम्स की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो सेंट्रोमियर क्या है? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, सिस्टर क्रोमेटिड्स को जोड़ के रखा है। अब बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, हमारी सिस्टर क्रोमेटिड्स, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर हम क्रोमोसोम्स को डिवीजन में बांटते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल बीच में प्रेजेंट है, उसको बोला गया है मेटासेंट्रिक। मम्मी, ठीक है, थोड़ा सा स्लाइटली अवे है फ्रॉम द सेंटर, उसको बोला गया है सब मेटासेंट्रिक। फिर क्लोज टू द एंड उसको बोला गया है एक्रोसेंट्रिक। फिर बिल्कुल ही एंड पे आ गई है कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल ही एंड पे आ गया है सेंट्रोमियर। वैसे यहाँ पे एनसीईआरटी ने शॉर्ट आर्म्स दे रखी हैं बट नहीं प्रेजेंट होती है, क्योंकि थ्योरी में लिख रखा है
टीलोसेंट्रिक के बारे में एज अ टर्मिनल सेंट्रोमियर, मतलब बिल्कुल ही टर्मिनल पे आ गया है सेंट्रोमियर, ठीक है, तो उसको बोला गया है टीलोसेंट्रिक इस तरीके से। और एक चीज़ और होती है सेटेलाइट, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन किसको बोला गया है, सेटेलाइट डीएनए को बोला गया है, डन। तो ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन किसी किसी क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट हो सकती है, ओके। इस बेसिस पर हम क्रोमोसोम्स को बांट सकते हैं। फिर आता है लास्ट पार्ट, माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स में कुछ वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होती है। एक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर के बारे में जो ये माइक्रोबॉडीज हमने पढ़ा है पेरोक्सिसोम्स के बारे में, पेरोक्सिसोम बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो फैटी सीड्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर फैट्स को सुक्रोज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये ग्लाइकोसोम का काम था, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, और कल से हम शुरू कर रहे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इस तरीके के और लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करो बायोबडी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।